अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? साल 2022 वैसे तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुसीबतें लेके आया। जहां हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी, इकोनॉमिक मेल्टडाउन देखा, वहां इस साल का सबसे बड़ा सानेहा इस साल के वस्त में आने वाले सैलाब को माना जाता है। Pakistan suffers from the worst floods in more than a decade. At least 1,000 people have died in 2 months of torrential monsoon rains. मानसून की बारिशें और ग्लेशियर से बहने वाले दरिया वैसे तो हमारे खित्ते को जिंदगी बख्शते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा कॉज माना जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और हीट वेव की वजह से ग्लेशियर्स की ओवर मेल्टिंग वजह बनी एक ऐसे सैलाब का जिसने पाकिस्तान के तकरीबन 1/3 रकबे को नुकसान पहुंचाया। एक अंदाजे के मुताबिक 2000 के करीब लोग अपनी जानों से गए और तकरीबन 20 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ। और जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं वो अलग हैं। अब सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि कुछ इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है और ये खड़ा पानी अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में बहुत से वायरल इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है। अब सवाल ये है कि सैलाब क्यों आते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्से में हम ये जानेंगे कि क्या सैलाब को रोका भी जा सकता है और तरक्की याफ्ता ममालिक ने इसके हल के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। सैलाब आने की अमूमन 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे सैलाब के बारे में बात करेंगे जिसमें किसी भी इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें होती हैं। ये बारिशें तुगयानी की कैफियत पैदा कर देती हैं जिसमें कई कई फीट पानी खड़ा हो जाता है और खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। शहरी इलाकों में ये पानी सीवरेज के पानी के साथ मिलकर घरों में दाखिल हो जाता है और दर्जनों बीमारियों का बायस बनता है। पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाएं तो जापान का दारुल-हुकूमत टोक्यो इस तरह की सैलाबी कैफियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। हाँ, जापानियों ने इसका हल कैसे निकाला इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर साहिली इलाकों में आने वाले हरिकेन्स या टाइफून्स आते हैं। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर की रिसर्च के मुताबिक साल 1851 से लेकर अब तक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आने वाले 303 हरिकेन्स अमेरिका की 19 साहिली रियासतों से टकराए। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक 1935 में आने वाला सुनामी था जो फ्लोरिडा और उसकी करीबी रियासतों के साथ टकराया। इस दौरान 297 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलीं और ये हरिकेन तकरीबन 500 लोगों की मौत की वजह बना। अब बात करते हैं सैलाब की उस किस्म के बारे में जिसने हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। तिब्बत वैसे तो संगलाख पहाड़ों की सरजमीन है, लेकिन इससे निकलने वाले 6 दरिया इसके शमाल, मशरक और जनूब में मौजूद मैदानी इलाके को इस दुनिया का जरखेज़ तरीन खित्ता बनाते हैं। ये है मैकोंग रिवर जो चीन से म्यांमार में दाखिल होता है, फिर लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया से होता हुआ वियतनाम से गुजरकर साउथ चाइना सी में दाखिल हो जाता है। येलो और यांगजे रिवर चीन को सैराब करते हैं, दरियाए ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंदुस्तान को और दरियाए सिंध पाकिस्तान को दुनिया का जरखेज तरीन खित्ता बनाता है। वैसे तो ये दरिया जिंदगी बख्शते हैं, लेकिन इनमें आने वाली तुगयानी इनके किनारे आबाद लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। ये है चीन के सबसे बड़े 3 दरिया, येलो, यांगजी और ह्वाई रिवर। साल 1931 में चीन ने इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब देखा। 2 साल तक ये तीनों दरिया सैलाबी कैफियत में रहे, मुसलसल बारिशें और बर्फबारी होती रही। ये सैलाब इतना खतरनाक था कि चीन में आज भी बूढ़ी औरतें इसके मजालम की कहानियां सुनाती हैं। ये सैलाब हुजम में इतना बड़ा था कि चीनी सूबे वुहान के शहर हंगखो में सैलाबी पानी 53 फुट तक ऊंचा था। इतने पानी में तो पक्के घर ना बचें, किसी इंसान ने क्या बचना था। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 लाख लोग इस सैलाब की नजर हुए। अब सवाल ये है कि सैलाब से कैसे निपटा जाए। जब मैं चाइना में अपनी तालीम हासिल कर रहा था तो डिग्री के पहले साल हमें चाइनीज कल्चर के बारे में पढ़ाया गया। एक दिन हमारे उस्ताद ने हमें चाइना के फर्स्ट एम्परर छिंगची हुआन के बारे में बताया, जिन्होंने एक डंडे की मदद से एक दफा एक दरिया में आने वाले सैलाब का रुख मोड़ दिया था। अब ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त बहुत हंसे, लेकिन उसी टीचर के गुस्सा करने की वजह से खामोश भी हो गए। अब होना तो ये चाहिए कि जब भी सैलाब आए तो छिंगची हुआन साहिब को बुलाया जाए, लेकिन वो तो मनो मिट्टी के नीचे सो रहे हैं। तो चलें कुछ थोड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ये है टोक्यो शहर के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड टैंकर, जिसे जापानी अंडरग्राउंड टेंपल भी कहते हैं। टोक्यो के नीचे जगह जगह अंडरग्राउंड सिलोज बनाए गए हैं, जिन्हें 6.5 किलोमीटर लंबी टनल्स इसी अंडरग्राउंड टेंपल के साथ जोड़ती हैं। इस टैंकर की ऊंचाई 25.4 मीटर और चौड़ाई 177 मीटर है। साल 1992 से पहले टोक्यो ज्यादा बारिशों की वजह से हर साल
پانی میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ اس کا جاپانی سرکار نے ایسا حل نکالا کہ پوری دنیا حیران ہو گئی۔ 2 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے بننے والا یہ پروجیکٹ 1992 میں شروع ہوا اور 2009 میں مکمل ہوا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جاپانی اس پانی کا کرتے کیا ہیں؟ تو یہ ہیں 14,000 ہارس پاور کی وہ ٹربائنز جو اس پانی کو ایڈوگوا ریور میں نکال دیتی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے بننے سے لے کر اب تک ٹوکیو نے سیلاب کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ ہے مغربی یورپ کا چھوٹا سا ملک نیدرلینڈز۔ یہاں ایک کہاوت ہے کہ خدا نے پوری دنیا بنائی لیکن نیدرلینڈز کو ڈچ قوم نے خود بنایا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس چھوٹے سے ملک کا تقریباً 1/4 رقبہ نیدرلینڈ کے باسیوں نے سمندر سے چھینا ہے۔ اب یہ کہانی کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے، لیکن یہاں کے لیے اتنا کافی ہے کہ نیدرلینڈز کا تقریباً آدھا رقبہ سطح سمندر سے نیچے ہے۔ یہ ہے وہ دیوار جو یہاں کے باسیوں نے صدیوں کی محنت سے بنائی ہے، اور یہی دیوار سمندر کو اور سمندری طوفانوں کو نیدرلینڈز میں آنے سے روکتی بھی ہے۔ کہتے ہیں جب کسی دریا میں سیلاب آتا ہے تو اس تیز بہتے پانی کو کوئی بند، کوئی دیوار نہیں روک سکتی۔ چھوٹے ڈیمز اس پانی کو روکتے تو کیا ہیں، بلکہ اس کے پریشر کی وجہ سے اکثر خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان میں موجود پانی سیلاب کے حجم میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کی رائے ہے کہ ان دریاؤں جن میں سیلاب کا اکثر خطرہ رہتا ہو، وہاں موجود ڈیمز اتنے بڑے اور مضبوط ہونے چاہیے جو اس پریشر کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے چین میں موجود 3 گورجس ڈیم۔ اس کا حجم دیکھیے۔ یہ اگلے 100 سال تک چین کو یانگزے ریور میں آنے والے کسی بھی سیلاب سے بچا سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ ناسا کے مطابق یہ زمین کی حرکت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ دن کے دورانیے کو 0.06 مائکرو سیکنڈز بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ اس کا وزٹ کریں تو آپ کو اس کے ارد گرد یہ سیم بیٹریز دیکھنے کو ملیں گی۔ چینی اس کی حفاظت اپنے صدارتی محل سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں اتنا پانی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے یہ ٹوٹ گیا تو این ہوئی ووہان اور ہبئی جیسے بڑے چینی صوبوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ اب آپ کے نالج کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ ان تینوں صوبوں کے رقبے کا مجموعہ پاکستان کے کل رقبے سے زیادہ بنتا ہے۔ چین کے زیادہ تر شہر دریاؤں کے کنارے آباد ہیں۔ یہ ہے کینٹن ریور۔ یہ چین کے بزنس سٹی گوانجو کے عین وسط سے گزرتا ہے، اور یہ ہے چین کا شہر ہینگیانگ، جہاں میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 5 سال گزارے۔ اس کے عین عقب سے دریائے شنگ جیانگ گزرتا ہے۔ یہ آپ اس کے کناروں کو دیکھیں۔ یہ دریا کی سطح سے کم 25 سے 30 فٹ اونچے ہیں، اور ان کو پختہ بھی کیا گیا ہے۔ اس دریا میں ہر سال گرمیوں میں پانی کا لیول نارمل سے تقریباً 10 سے 15 فٹ اوپر آ جاتا ہے، لیکن یہ انتظام ہینگیانگ کو کسی بھی قسم کے سیلاب سے بچاتا ہے۔ قدرت کا مقابلہ کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن انسان ان آفات سے بچاؤ کے حل تلاش کرتا رہتا ہے۔ کبھی ان میں کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام، مگر کوشش جاری رہتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔